दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हमारा 6th एपिसोड है। अब तक हम देख रहे थे कि किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उसके थ्रू करंट फ्लो करेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट रजिस्टर में पावर लॉस होगा। लास्ट एपिसोड में हमने पावर लॉस के एक्सप्रेशन को डिराइव किया था एंड दैट वाज I²R और V²/R। और फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो V इंटू आई भी आप बोल सकते हो। V जो है वो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट I जो है वो करंट है थ्रू द रजिस्टर। अब आज का जो एपिसोड रहेगा इसमें सबसे पहले हम पावर लॉस को ऑब्जर्व करेंगे, प्रैक्टिकली उसको देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे पावर लॉस होती है। दूसरा फिर हम रजिस्टेंस की डिपेंडेंसी को समझेंगे टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम टेम्परेचर को वेरी करें तो कैसे रजिस्टेंस हमारा बदलता है। तो पहले पावर लॉस को ऑब्जर्व करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट सेटअप है। पहले मैं आपको थोड़ा सा सेटअप समझा देता हूं और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला तो सवाल यह है कि रजिस्टर जो आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली हम कैसे देखें, क्योंकि वो तो थ्योरेटिकली तो हमने देख लिया कि उसका सिंबल भी हमने देख लिया कैसे रजिस्टर को दिखाया जाता है। अगर प्रैक्टिकली हमें देखना हो तो उसके लिए सबसे जो सिंपल जो चीज है वो है हमारा घर में जो बल्ब लगते हैं वो। ये इनकैंडिसेंट बल्ब है जिसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट लगा हुआ है। आपको नॉर्मली ये मार्केट में मिल जाते हैं। ये रजिस्टर का ही दूसरा रूप है। मतलब आप इसी को अगर थ्योरेटिकली बोलोगे या अपनी साइंस की लैंग्वेज में बोलोगे तो इसको आप रेजिस्टेंस से बोल सकते हो। ऐसे ही घरों में जो हीटर लगे होते हैं जिनमें आपका एक वायर होता है और सर्दियों में जो आप हीटर का इस्तेमाल करते हो तो वो जो हीटर है वो भी आपका रजिस्टर का ही दूसरा नाम है। तो अगर आप उसको थ्योरेटिकली या बुक पे रिप्रेजेंट करोगे, उसका मॉडल बनाओगे, इलेक्ट्रिकल मॉडल अगर आप बनाओगे हीटर का, तो आपको एक रेजिस्टेंस से दिखाना होगा। ऐसे ही बल्ब को भी आप एक रेजिस्टेंस से ही दिखाओगे। अब इन बल्ब्स के ऊपर दो रेटिंग अलग अलग लिखी हुई हैं। सबसे पहले इस बल्ब को देखते हैं। इस बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है 60 वॉट 230 वोल्ट। ये हमें मैन्युफैक्चरर ने लिख के भेजा है, लिख के दिया है। यहां पे आप किसी भी बल्ब के ऊपर पढ़ोगे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब यह है कि 230 वोल्ट अगर आपने इसके अक्रॉस अप्लाई की तो इसमें 60 वॉट का पावर लॉस होगा। और पावर लॉस को जो है वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके हीट भी आप बता सकते हो कि कितना जूल जो है वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी या डिसिपेट हो जाएगी मीडियम में, क्योंकि पावर लॉस जो है वो असल में हीट की फॉर्म में ही मीडियम में डिसिपेट होता है। तो जितनी देर ये बल्ब जलेगा उतनी देर आप ये देखो कितनी पावर ये कंज्यूम कर रहा है। और अगर 230 वोल्ट लगा रहा हूं तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 60 वोल्ट ये कंज्यूम कर रहा है। तो 60 वोल्ट तो पावर लॉस आ गया। अब कितने टाइम के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया है, सोचिए। हमने इसको 10 सेकंड के लिए इस्तेमाल किया है तो 60 वॉट इंटू 10 कर दो, पावर इंटू टाइम कर दो, आपके पास एनर्जी आ जाएगी। और वो जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में ये क्या करेगा, मीडियम में डिसिपेट करेगा, सराउंडिंग को गर्म कर देगा, क्योंकि इसके अंदर से हीट निकल रही होगी, इसमें पावर लॉस हो रहा है। ये रजिस्टर है। तो अब चलिए सबसे पहले जरा चेक कर लेते हैं कि जो इसके ऊपर रीडिंग लिखी हुई है ये सही है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक सप्लाई है, वेरिएबल सप्लाई सिस्टम हमने लगाया हुआ है जिससे मैं वोल्टेज को वेरी करूंगा। और ये जो मीटर लगा हुआ है ये हमें वोल्टेज, करंट और पावर तीनों की रीडिंग दे देगा। यहां पे जो सबसे लोअर आपको ये यहां पे रीडिंग नजर आएगी, वोल्टेज की रीडिंग होगी। उसके बाद इस तरफ अगर आप देखोगे तो करंट होगा और सबसे टॉप में हमारे पास पावर की रीडिंग आ जाएगी। W लिखा है सबसे टॉप में, इसका मतलब वॉट में बताएगा अपने को कितना वॉट पावर लॉस हो रहा है बल्ब में। तो चलिए जरा मैं सप्लाई को ऑन करता हूं और चेक करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर ने लिखा है वो सही लिखा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं 230 वोल्ट अप्लाई नहीं करूंगा, थोड़ी सी कम वोल्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए मैं जरा सप्लाई को चेंज कर रहा हूं और धीरे धीरे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूं वैसे वैसे देखो ये फिलामेंट जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है। अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग इसका टेम्परेचर होगा। ठीक है, फिलहाल मैंने कम ही वोल्ट रखी है, मैं थोड़ा सा वोल्टेज को इंक्रीज कर देता हूं। हाँ जी, अभी फिलहाल वोल्टेज जो है वो 230 नहीं है। आप यहां से रीडिंग में चेक भी कर सकते हो। तो सुनील जी मुझे बताएंगे कि कितनी वोल्टेज है। 131.5 एंड करंट बताइए 0.19 एम्पियर का करंट है।
तो यहां पे वोल्टेज मेरी 230 नहीं अप्लाई कर रखी, जो मैन्युफैक्चरर ने बोला है उतनी नहीं अप्लाई की है, हमने वोल्टेज थोड़ी सी कम अप्लाई की है 131.5। लेकिन एक काम करते हैं, पहले इसी वोल्टेज पे पावर को जरा हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उससे भी एक बार जरा कैलकुलेट करके देखते हैं कि वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पावर लॉस जो होती है वो V इंटू आई से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पे मैं कैलकुलेटर का अगर इस्तेमाल करूं और V इंटू आई करके देखूं तो एक बार सुनील जी फिर से बताइए वोल्टेज कितनी है 131.5 एंड करंट 0.19। तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं दोनों को तो ऑलमोस्ट 25 वोल्ट के अराउंड मुझे पावर लॉस मिलता है। थोड़ा बहुत एरर हमेशा रहता है क्योंकि जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, जितनी देर में मैंने कैलकुलेट किया है थोड़ी बहुत वोल्टेज फ्लक्चुएट हो गई होगी। तो रीडिंग पावर की जरा सुनील जी बताइए कितनी रीडिंग आ रही है 25.6 और मेरे पास ऑलमोस्ट 25 वोट पावर कैलकुलेट हुई है। मतलब V इंटू आई से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जो हमने डिराइव किया था वो एक्सप्रेशन बिल्कुल सही था। अच्छा, V अपॉन आई करके आप रजिस्टर की वैल्यू भी निकाल सकते हो। V अपॉन आई रेशियो लेके आप रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन जो ये रजिस्टर की वैल्यू आएगी ये कांस्टेंट नहीं आएगी। जब आप V को वेरी करोगे तो I भी वेरी कर जाएगा और R भी वेरी कर जाएगा। आप बोलोगे लेकिन सर ओम्स लॉ तो कहता है R कांस्टेंट है। वो तब है जब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग हो रखी है, यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से R जो है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट नहीं रहा V और I के, ठीक है। तो इसलिए आप रजिस्टर को अगर आप कैलकुलेट कर भी रहे हो V और I को रेशियो लेके तो आपको बताना होगा कि कितने टेम्परेचर पे आपने उसको कैलकुलेट किया है। या आगे चल के हम समझेंगे, जब आप टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखोगे ना तब आपको थोड़ा और क्लियर होगा। फिलहाल आप रजिस्टर को V अपॉन आई करके मत कैलकुलेट कीजिए, बस V इंटू आई करके आप पावर को कैलकुलेट कर लीजिए। तो V इंटू आई करके हमने पावर देखा ऑलमोस्ट सही आ रही है। अब मैं एक काम कर रहा हूं 230 वोल्ट पे इसको ले जा रहा हूं। तो सुनील जी मुझे बताएंगे, हाँ जी अभी फिलहाल बताइए कितनी वोल्टेज हो गई है 224 228 230 पूरी, ठीक है। तो 230 वोल्ट हमने यहां पे वोल्टेज अप्लाई कर दी है इसके क्रॉस। करंट जरा बताइए सुनील जी कितना है 0.26 और पावर भी जरा कैलकुलेट कीजिए, पावर भी बताइए। मीटर क्या दिखा रहा है पावर 60.4। मतलब मैन्युफैक्चरर ने ऑलमोस्ट सही दिया है। मैन्युफैक्चरर ने ये बोला था कि 230 वोल्ट अगर आप इसके अक्रॉस अप्लाई करते हो तो 60 वोल्ट ये पावर को कंज्यूम करेगा। और ये जो पावर यहां पे कंज्यूम हो रही है ये टाइम से मल्टीप्लाई, कितनी देर ये ग्लो कर रहा है बल्ब, वो जो टाइम होगा उस टाइम को अगर आप पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी बन जाएगी। उतनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है मीडियम में, हीट की फॉर्म में। इसका मतलब जो सराउंडिंग मीडियम है वो गर्म हो रहा है इससे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। दूसरी बात, यहां पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी V और I का जो रेशियो लोगे उससे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी। जब आपने V और I 131 वोल्ट पे जब आपने रेशियो लिया था उससे यहां वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा वो आगे चल के हम समझेंगे। वैसे मैं आपको एक लॉजिक तो बता चुका हूं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट्स वाई आप जो है आप R को कांस्टेंट लेके नहीं चल सकते हो। उसी चीज को हम दूसरे सेंस में टेम्परेचर की डिपेंडेंसी के हिसाब से भी पढ़ेंगे आगे चल के, उसको भी आप देखिएगा। तो फिलहाल हमने देखा कि यहां पे पावर लॉस हो रही है 60 वॉट की 230 वोल्ट पे। अब मैं काम करता हूं, मैं दूसरे बल्ब को लगाता हूं, उसका भी जरा देख लेते हैं। तो वापस मैं इसको जरा 0 पे ले आता हूं। अब यहां पे मैं ध्यान से देखो तो गर्म हो रखा है। मैं अगर इसको टच करूंगा ना तो मुझे गर्मी फील होगी। ये काफी गर्म हो रखा है, काफी हीट हो रखा है। अब इसको अगर मुझे उतारना होगा तो मुझे थोड़ी सावधानी से उतारना होगा, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें हीट लॉस हुई है। कई बार आपने देखा होगा घरों पे भी सिंपल हम इसको लटका देते हैं दीवार के साथ, तो पीछे जो इसका सरफेस होता है जिसके साथ ये हैंग कर रहा होता है वो सरफेस काला हो जाता है। वो इसलिए बिकॉज ये गर्म करता है सराउंडिंग को। उसके पीछे जो दीवार लगी होगी दीवार को भी गर्म कर देगा, जला देगा ये उसको कुछ देर में, ठीक है। तो काला काला आपको ब्लैक स्पॉट उसके ऊपर देखने को मिलता है। तो चलिए मैं जरा इसको अब निकाल देता हूं, ये काफी गर्म है मैं आपको बता दूं। अब मैं काम कर रहा हूं, मैं दूसरा बल्ब लगा रहा हूं। ये जो बल्ब है ये 100 वोट निकालेगा। अब आप सोचिए 100 वोट का बल्ब लगा दिया अब हमने, 230 वोल्ट पे 100 वोट ये पावर को कंज्यूम करेगा। तो वही पावर टाइम के साथ मल्टीप्लाई होकर हीट बन जाएगी। अब क्योंकि यहां पे पावर ज्यादा हो गई है 100 वोट तो एनर्जी भी ज्यादा आएगी भाई, टाइम
सेम टाइम में अगर मैं उतनी देर के लिए इसको जलाऊं और उतनी देर के लिए इस बल्ब को जलाऊं, तो ये बल्ब अब ज्यादा एनर्जी को डिसिपेट करेगा, ज्यादा हीट को निकालेगा, ठीक है, ज्यादा एनर्जी सराउंडिंग में जाएगी, तो इसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, इसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी, बिकॉज ये ज्यादा पावर को ले रहा है, इसमें ज्यादा पावर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो चलिए जरा चेक करते हैं। तो उसके लिए अगेन मैं 230 वोल्ट पे आ रहा हूं। तो सुनील जी बताइए कितनी वोल्ट हो गई है? 230। और पावर की रीडिंग बता दीजिए यहां पे। पावर 98.6, मतलब मैन्युफैक्चर ने वैसे 100 वोल्ट लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट उतना ही है, ठीक है। V इंटू आई करके देखोगे तब भी आपको उतना ही मिल जाएगा। तो अब फिलहाल यहां से पावर लॉस हो रही है ऑलमोस्ट 100 वोल्ट की। तो अगर मैं इसको 10 सेकंड के लिए जला रहा हूं तो 100 वोल्ट इंटू 10, मतलब 1000 जूल की एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में डिसिपेट हो रही है हीट की फॉर्म में। अब मैं आपको चेक कराता हूं कि ये कितनी ज्यादा हीट ये निकाल रहा है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, इसके ऊपर मैं एक ब्लैक ये जो पॉलीथीन है ये लगा देता हूं और उसके बाद फिर इसको ग्लो करता हूं। ब्लैक पॉलीथीन मैं इसलिए लगा रहा हूं बिकॉज ब्लैक पॉलीथीन का खास बात यह है कि जो हीट जो या लाइट जो निकलेगी उसको सबसे ज्यादा ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो टेम्परेचर जो है वो जो हीट जो होगी वो ज्यादातर यही एब्जॉर्ब कर लेगा। सराउंडिंग वाला जो मीडियम होगा उसमें थोड़ी कम ट्रांसफर होगी। देखते हैं कि कितनी ज्यादा पावर है ये। तो ऑब्वियसली वो पावर बहुत ज्यादा है ये, और इस पॉलीथीन को जला देगा ये, इतनी पावर है ये। तो चलिए जरा चेक करते हैं। तो इसके लिए मैं जरा इसको जरा सबसे पहले यहां पे लगा देता हूं और उसके लिए मैं इसको एक बार निकालता हूं और यहां पे एक रबड़ लगा देता हूं सो दैट ये इसके ऊपर लगा रहे, ठीक है। हाँ जी, एंड अब जो है मैं इसको यहां पे लगा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने अब यहां पे इसके ऊपर ब्लैक पॉलीथीन लगा दिया है। अब फिर से मैं जरा 230 वोल्ट पे इसको लेके आ रहा हूं। तो सुनील जी मुझे बताएंगे, फिलहाल ये ग्लो कर रहा है, मैं आपको बता दूं। इवन आप रीडिंग से चेक कर सकते हो मीटर से कितना वोल्टेज हो गया सुनील जी। 228, 229 एंड 230। तो अब ये जो है ये 100 वोट के अराउंड ऑलमोस्ट पावर लॉस दे रहा है। यहां पे धुआं उठना शुरू हो गया है और एक तरह से जो पॉलीथीन है वो गर्म होके चिपक गया है इसके सरफेस के ऊपर, एंड धीरे धीरे आप देखिएगा कि वो ये बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा पावर होती है दोस्तों, ठीक है। अब ये धुआं उठना शुरू हो गया। मैं अब इससे ज्यादा इसको नहीं करूंगा बिकॉज ये सेहत के लिए ठीक नहीं है धुआं, ठीक है। तो मैं वापस इसको बंद कर देता हूं। ओके, तो आप देख सकते हो जो पॉलीथीन है वो इसके सरफेस के ऊपर चिपक गया है। इवन मैं अगर इसको निकालने की कोशिश करूंगा ना पॉलीथीन को, तो ये निकल नहीं पाएगा पॉलीथीन। आप देख पा रहे होंगे ये, ठीक है। ये इसके ऊपर पूरी तरह से चिपक गया है। तो इसमें काफी हीट लॉस होती है, काफी हीट लॉस होती है, ठीक है। आप देख सकते हो इसके ऊपर चिपक गया है। तो आई होप आपको समझ आया कि रजिस्टर में जो हीट लॉस है उसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहां पे काफी ज्यादा हीट लॉस हो रही है इससे 100 वोट की। आपका जो हीटर होता है घर में वो करीबन 1000 वोट का भी होता है, 1500 वोट के हीटर भी आते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 1500 वोट वाला जो हीटर होगा वो सेम वोल्टेज के ऊपर ज्यादा पावर को कंज्यूम करेगा और उससे जो हीट निकलेगी वो भी ज्यादा होगी। दोस्तों आपने इनकैंडिसेंट बल्ब में पावर कंजप्शन को ऑब्जर्व किया। अब इसी से रिलेटेड मेरे पास एक और एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में यहां पे 2 बल्ब हम यूज कर रहे हैं, एक इनकैंडिसेंट बल्ब है और एक एलईडी बल्ब है। हम इन दोनों में पावर कंजप्शन को मेजर करेंगे एंड ब्राइटनेस को ऑब्जर्व करेंगे। वैसे ब्राइटनेस को भी आप मेजर कर सकते हो, उसको मेजर करने का तरीका होता है ल्यूमेन। तो आपको ल्यूमेन मेजर करने होंगे, कितना ल्यूमेन जो है एक बल्ब से निकल रहा है या दूसरा बल्ब कितना ल्यूमेन दे रहा है। तो वो हम जस्ट ऑब्जर्वेशन देखेंगे, हम मेजर नहीं करेंगे उसको, हमें जस्ट देख के वैसे पता चल जाएगा। तो चलिए इनकी पावर कंजप्शन एंड इनकी ब्राइटनेस को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले मैं इनकैंडिसेंट बल्ब को से सप्लाई को कनेक्ट कर रहा हूं और इसकी जो पावर कंजप्शन है उसको मेजर करेगा ये मीटर। इस मीटर में रीडिंग आ जाएगी कि कितना वोट ये पावर को कंज्यूम कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले जो है वो सप्लाई को मैं इनकैंडिसेंट बल्ब पे लगा रहा हूं। आई होप सब लोग रेडी होंगे। तो यहां पे इनकैंडिसेंट बल्ब ग्लो कर रहा है एंड मैं चाहूंगा कि टॉप जो रीडिंग है ये रीडिंग पावर की रीडिंग है। तो सुनील जी मुझे बताएं ये पावर की रीडिंग कितनी है?
62 वोल्ट एंड वोल्टेज कितने वोल्ट पे है फिलहाल, ये हमने कितने वोल्टेज अप्लाई की है ये भी आप बता दीजिए। 233 वोल्ट। 233 वोल्ट पे ऑलमोस्ट 62 वोल्ट जो है ये पावर को कंज्यूम कर रहा है और इसकी ब्राइटनेस भी हमने ऑब्जर्व कर ली है। अब हम सेम सप्लाई एलईडी बल्ब पे लगाते हैं, तो यहां से मैं सप्लाई को रिमूव करके एलईडी बल्ब पे लगा देता हूं और इसको ऑन करता हूं। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ब्राइटनेस ऑलमोस्ट वही है, बस कलर इंडेक्स थोड़ा बदल गया है। यहां पे थोड़ा येलोइश लाइट थी, यहां पे थोड़ी व्हाइटिश लाइट है, तो आप कह सकते हो कि कलर इंडेक्स हमारा डिफरेंट है। बट जो ल्यूमेन अगर आप मेजर करोगे ऑलमोस्ट आपको इक्वल ही नजर आएंगे, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन यहां पे जो पावर कंजप्शन है, अगर मुझे सुनील जी बताएं पावर कंजप्शन कितना है, तो 8 वोल्ट पावर कंजप्शन है। एंड वोल्टेज की रीडिंग भी बताइए, 234 233 वोल्ट। इसका मतलब वोल्टेज हमारी ऑलमोस्ट सेम ही है, ब्राइटनेस भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट जो पावर कंजप्शन है वो यहां पे डिफरेंट है और यहां पे डिफरेंट है। यहां पे तो बल्कि 8 वोट है, बहुत ही कम है, जबकि पहले वाले केस में इन कंडीशन बल्ब में 60 वोट पावर कंज्यूम हो रही थी। अब इन दोनों में ऐसा क्या फर्क है भाई कि दोनों में पावर का इतना ज्यादा डिफरेंस है? तो उसके लिए आपको इनके प्रिंसिपल को समझना होगा। जो हमारा इनकंडीशन बल्ब है ये हीटिंग प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसमें जब फिलामेंट हीट होता है तो उससे लाइट निकलती है। और दूसरी बात आपको यह भी समझना होगा कि हीट एक डिफरेंट चीज है और लाइट एक डिफरेंट चीज है। हमें चीजों को देखने के लिए लाइट की जरूरत है, ना कि हीट की। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मेरी बॉडी जो है वो हीट निकाल रही है, आपकी बॉडी भी हीट पैदा कर रही है। तो अगर मैं यहां पे अंधेरा कर दूं तो आप मेरी बॉडी की हीट से चीजों को देख नहीं पाओगे। चीजों को देखने के लिए आपको लाइट की जरूरत है। ये जो बल्ब है हमारा, जो कि इनकंडीशन बल्ब है, ये 60 वोट पावर को कंज्यूम कर रहा है, बट उसका केवल 2 to 3% हिस्सा ही ये जो है लाइट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसका मैक्सिमम हिस्सा जो है पावर का वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रहा है, जो कि हमारे लिए अनवांटेड है। हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें वो चाहिए नहीं। क्या हो अगर हम ऐसा कुछ मैकेनिज्म लगाएं जिससे जो लाइट के लिए जो पावर चाहिए केवल बल्ब उतनी ही पावर ले, हीट को हम जो पावर हीट में डिसिपेट हो रही है उसको हम ज्यादा से ज्यादा कम कर दें। तो ऐसा काम जो है वो हमारा एलईडी बल्ब करता है। एलईडी बल्ब जो पावर ले रहा है उसका काफी हिस्सा जो है वो लाइट में इस्तेमाल करता है और कुछ हिस्सा हीट में भी जाता है, क्योंकि इसके अंदर कंपोनेंट लगे होते हैं जिन कंपोनेंट की वजह से ये थोड़ा बहुत गर्म भी होता है। तो इसका मतलब थोड़ा बहुत हीट में भी जाता है इसमें, लेकिन काफी हिस्सा उस पावर का लाइट में जाता है। अगर आप इसका ब्राइटनेस को आपने ऑब्जर्व किया हो तो मैंने आपको बताया कि 2 to 3% या 4% पावर जो है वो केवल लाइट में यूज हुई है। तो अगर मैं 60 वोट का 4% करूं तो एक तरह से 2.4 या 3 वोट के अराउंड जो है वो पावर जो है वो लाइट में कंज्यूम हुई है। बाकी जो 57 या 58 वोट जो पावर यूज हुई है वो हीट में वेस्ट हो गई है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें 8 वोट, ब्राइटनेस दोनों की सेम है, इसका मतलब लाइट ऑलमोस्ट दोनों ने सेम ही दी है। तो आप ये कह सकते हो कि 3 वोट ही इसने भी यूज की होगी पावर, लेकिन पीछे से टोटल 8 वोट आई है। तो बाकी 8 में से जो 3 में माइनस कर दो, जो 5 वोट बचती है वो 5 वोट यहां पे हीट में डिसिपेट हुई है। इसका मतलब यहां पे हीट जो है वो बहुत कम पैदा हुई होगी। अब अगला सवाल ये उठता है कि सर हम कैसे देखें कि यहां पे हीट कम है और यहां पे हीट ज्यादा है? तो उसका एक तरीका यह है कि मैं आपको हाथ लगा के चेक कर लूं। जब मैं इसके ऊपर हाथ लगाऊंगा तो ऑलमोस्ट मुझे रूम टेम्परेचर ही देखने को मिलेगा, रूम टेम्परेचर ही रहेगा इसका, ज्यादा ये गर्म नहीं होगा। हाँ, इसका निचला हिस्सा थोड़ा ज्यादा गर्म होगा, उसके लिए भी मैं आपको प्रूफ दूंगा कि कैसे, क्योंकि इसके निचले हिस्से में थोड़े कंपोनेंट लगे हुए हैं इसके, तो वो थोड़े बहुत गर्म होते हैं, उनके हिस्सों में थोड़ा बहुत हमने रेजिस्टेंस वगैरह लगा रखा है, तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो गर्म होगा। इसका ऊपर वाला हिस्सा ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे ही होता है। जबकि यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे ये काफी गर्म होगा, इसको मैं इवन टच भी नहीं कर पाऊंगा। तो आप बोलोगे कि सर हम आप पे कैसे यकीन करें? आप तो बता दोगे कि यहां पे हाथ लगा के ये तो नॉर्मल टेम्परेचर पे और ये गर्म है, तो ऐसे तो नहीं हम इस चीज को फील कर सकते हैं। तो उसके लिए एक काम करता हूं, मैं इनके ऊपर ब्लैक कलर का पॉलिथीन लगाता हूं, ब्लैक कलर का एक प्लास्टिक इसके ऊपर लगा देता हूं। ब्लैक मैं इसलिए लगा रहा हूं बिकॉज ब्लैक जो है वो ज्यादा ज्यादा लाइट को और हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही मैं इसके ऊपर ब्लैक लगाऊं तो जो ज्यादा हीट अप होगा उसमें जो ये जो आपका जो पॉलिथीन है ये एक तरह से गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। हालांकि मैं आपको एक और प्रूफ भी इसका दूंगा, हम इसकी थर्मल कैमरा से भी इसको हम चेक करेंगे
तो उसको भी आप जरा चेक कीजिएगा, उसको भी आप देखिएगा, उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा गर्म हो रहा है, कौन कम गर्म हो रहा है। तो चलिए पहले मैं जरा पॉलीथीन वाला जो एक्सपेरिमेंट है उससे करता हूं, दोनों पे जरा पॉलीथीन कनेक्ट करता हूं और फिर दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। तो दोस्तों हमने यहां पे पॉलीथीन कनेक्ट कर दिया है ब्लैक कलर का, सो दैट मैक्सिमम हीट एंड लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें, बाहर ना निकले, एंड इससे हम ऑब्जर्व कर पाएंगे दोनों की पावर लॉस को। ठीक है, तो चलिए मैं ऑन कर रहा हूं, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि ये 62 वोल्ट कंज्यूम कर रहा था 234 वोल्ट के अराउंड जब हमने सप्लाई लगाई थी, और ये आपका 8 वोल्ट के अराउंड कर रहा था। दोनों को अगर मैं लगाऊंगा एक साथ तो दोनों को पावर जो है वो ऑलमोस्ट एक तरह से 70 वोल्ट आनी चाहिए। तो यहां पे हम रीड करेंगे। ठीक है, तो मैंने दोनों को ऑन कर दिया है, एंड आप देख भी पा रहे होंगे यहां से थोड़ी बहुत ब्राइटनेस बाहर आ भी रही है। ठीक है, और ये भी ग्लो कर रहा है। इसका प्रूफ क्या है, ये दिख नहीं रहा यहां से, इसका प्रूफ ये है कि यहां से आप रीड कीजिए पावर को। तो सुनील जी बताएंगे कितनी वोट मुझे देखने को मिल रही है? 69.6, मतलब 70 वोट के अराउंड पावर जो है एज एक्सपेक्टेड जो है वो हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो अब लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है जरा देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये चिपकना शुरू हो गया है सरफेस के साथ, और धुआं भी उठना शुरू हो गया है। मैं यहाँ पे धुआं देख पा रहा हूँ, आई डोंट नो आप कितना उसको धुएं को कैमरे में कैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे कोई रूम टेम्परेचर पे है, इवन मैं हाथ भी रख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं हाथ नहीं रख सकता, ठीक है, बहुत गर्म है ये। ठीक है, तो इस चीज से आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो। एक और तरीके से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं थोड़ा सा इसको बंद कर देता हूं क्योंकि काफी धुआं उठ रहा है। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो दोनों में कितना फर्क है। ये पूरी तरह से चिपक गया है, जबकि ये जो है ये आपका स्टिल वैसे का वैसा है। इसका मतलब यहां पे पावर लॉस जो है वो हीट की फॉर्म में बहुत ज्यादा हो रहा है। लाइट की फॉर्म में तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ही दे रहे हैं, 2 to 3 वोल्ट जो है वो दोनों में ही पावर जो है वो लाइट की फॉर्म में जा रही है। यहां पे केवल 4 to 5 वोल्ट पावर ही आपकी हीट की फॉर्म में जाती है। अब एक और बल्ब भी है, CFL बल्ब। जो CFL होते हैं ये आजकल मार्केट में नहीं आते हैं, तो हमने एक 45 वोल्ट का CFL बल्ब यूज किया है। 45 वोल्ट का जो बल्ब है ये ऑलमोस्ट उतनी ही लाइट देता है जितना ये 60 वोल्ट का बल्ब देता है, जितना ये 8 वोल्ट का बल्ब दे रहा है। इसका जो ल्यूमेन होता है ऑलमोस्ट उतना ही होता है। आप मैन्युफैक्चरर भी आपको ल्यूमेन बताता है कि कितना ल्यूमेन ये देता है 45 वोल्ट का जो CFL बल्ब है। तो अगर आप CFL लगाते हो तो इससे भी लाइट उतनी ही आती है, लेकिन ये पावर जो है वो इस बल्ब से तो कम लेता है, बट इस बल्ब से थोड़ा ज्यादा लेता है। LED से थोड़ी स्टिल ज्यादा ले रहा है। तो LED हमारे लिए सबसे बेहतर बल्ब है अगर आप लाइट को देखना चाहते हो। तो अगर लाइट ही लेना चाहते हो तो LED बल्ब सबसे बढ़िया है। एक प्रॉब्लम है बस, और वो है कलर इंडेक्स की। तो कलर इंडेक्स के लिए भी डिफरेंट तरीके के LED बल्ब आते हैं, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब इसी चीज को हम एक और तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें थर्मल कैमरे की जरूरत पड़ेगी। तो हमने इसको थर्मल कैमरे से जब ऑब्जर्व किया तो इसको देखा कि यहां पे आप क्लियरली देख भी सकते हो, इसमें हमारे पास 3 बल्ब हैं। एक हमारे पास इनकैंडिसेंट बल्ब है, एक CFL है, और एक आपका LED बल्ब है। तो यहां पे जब हमने टेम्परेचर को ऑब्जर्व किया तो ये देखा कि जो LED बल्ब है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसका जो अपर सरफेस है वो ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे ही है, लेकिन इसका जो लोअर सरफेस है LED बल्ब का वो स्टिल थोड़ा सा गर्म है। वहीं पे जब मैं CFL की बात करूं और मैं इनकैंडिसेंट बल्ब की बात करूं तो इनका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो काफी गर्म है, क्योंकि वहां पे पावर लॉस हो रही है, वहां पे हीट ज्यादा पैदा हो रही है। इनका नीचे वाला हिस्सा जो है वो बहुत कम गर्म है, क्योंकि नीचे वाले में इनमें कोई सर्किट नहीं होता, ऊपर फिलामेंट है, तो फिलामेंट में आपकी एक तरह से हीट लॉस होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया कि कैसे ये बल्ब डिफरेंट हैं। तो सबसे एफिशिएंट जो है वो आपका LED बल्ब होते हैं, उन्हीं का आप इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए अब जरा वापस बोर्ड पे चलते हैं एंड कुछ और चीजों को समझते हैं। तो हमने रजिस्टर में पावर लॉस को ऑब्जर्व किया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि जब भी हम कोई रजिस्टर लेते हैं और उसके अक्रॉस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके थ्रू करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस करंट रजिस्टर में पावर कंज्यूम होती है, एंड दिस पावर इज I²R और V²/R, या फिर आप इसको V × I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आप ये देखिए कि ये जो पावर कंज्यूम हो रही है, जो कि रजिस्टर कर रहा है, ये कितनी देर तक हो रही है। अगर आप इस पावर कंज्यूम्ड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, जितनी देर तक रजिस्टर उस पावर को कंज्यूम करते जा रहा है, उस टाइम के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एनर्जी कंज्यूम्ड आ जाएगी। बिकॉज हम जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो आप एनर्जी कंज्यूम्ड भी निकाल सकते हो। अब रजिस्टर इस एनर्जी को कंज्यूम करके कहां लेके जाएगा?
ऑब्वियसली इसको वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट करेगा। तो यही एनर्जी जो है जो रजिस्टर ने कंज्यूम की है उसी को हीट की फॉर्म में रजिस्टर डिसिपेट कर देता है और सराउंडिंग को गर्म कर देता है। तो जितने भी आप आगे चल के एलिमेंट पढ़ोगे, जैसे कि आप आगे चल के डिफरेंट एलिमेंट पढ़ोगे, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, मेन ये तीन ही एलिमेंट होते हैं हमारे, तो इनमें रजिस्टर इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो पावर को कंज्यूम करता है और उसको हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर देता है। डिसिपेट करने का मतलब वेस्ट करना। रजिस्टर इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो गर्म होता है, बाकी कोई भी एलिमेंट गर्म नहीं होगा, आगे चल के आप देखिएगा। तो अब हम यहां पे इस स्टेज पे रजिस्टर को थोड़ा प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो अभी तक हमने देखा था कि जो रेजिस्टेंस होता है, अगर कोई सोचे मैं कोई मेटल रोड ले रहा हूं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और जिसकी लेंथ है L और इसकी रेजिस्टिविटी रो है, तो अगर मैं इस मेटल रोड का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो बनेगा रो L बाई A। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, कितनी लेंथ है मटेरियल की और कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। दूसरा, रेजिस्टेंस इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो पावर को लॉस देता है, जो पावर को कंज्यूम करता है और कंज्यूम करके इसको हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर देता है। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं रेजिस्टेंस को एक प्रॉपर लैंग्वेज में, तो मुझे कैसे डिफाइन करना होगा? मुझे बोलना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है दोस्तों। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच ऑपोजिस फ्लो ऑफ करंट। आप बोलोगे सर फ्लो ऑफ करंट को कैसे अपोज कर रहा है? क्योंकि हमने ओम्स लॉ से देखा है कि जब भी आप इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, सोचिए मैंने कोई V0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो जैसे ही मैं V0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा तो इसमें एक करंट आएगा और जो करंट की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू V0 बाई R, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट होगा। सही है? तो अगर मैं डिफाइन करूं रेजिस्टेंस को तो मुझे बोलना होगा रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है ये। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच ऑपोजिस फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को अपोज कर रही है ये। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट होगा फॉर द सेम वोल्टेज। अगर आपने सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, एक केस में ज्यादा रेजिस्टेंस ले लो, एक केस में कम रेजिस्टेंस का मटेरियल ले लो, तो ज्यादा रेजिस्टेंस वाले मटेरियल में कम करंट फ्लो करेगा। सही है? दूसरी बात, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड डायमेंशन ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की लेंथ क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इस पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा V और I के। And resistance is the only element which consumes power and dissipate it in the form of heat. रेजिस्टेंस इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो पावर को कंज्यूम करता है और उसको हीट की फॉर्म में डिसिपेट करता है, गर्म हो जाता है। बाकी जितने भी एलिमेंट आप पढ़ोगे कोई भी गर्म नहीं होगा। अगर कोई डिवाइस आपका गर्म हो रहा है, जब आप उसमें से करंट फ्लो कराते हो, तो अगर वो गर्म हो रहा है इसका मतलब समझ जाइए कि उसका अपना एक रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस में पावर लॉस हो रही है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली। अब हम रेजिस्टेंस को थोड़ा और समझते हैं, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसीज को देखते हैं कि किस किस पे डिपेंड कर रहा है। आप बोलोगे सर साफ साफ दिख तो रहा है, रेजिस्टेंस तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा, डायमेंशन पे डिपेंड करेगा एंड टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। डायमेंशन में एक तो लेंथ आ जाएगी, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा एंड मटेरियल प्रॉपर्टी में रेजिस्टिविटी आ जाएगी। तो इसका मतलब प्योर मटेरियल प्रॉपर्टी है ये आपका V और I पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो मैं अगर इसकी डिपेंडेंसीज को चेक करूं तो चलिए जरा रेजिस्टेंस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको जरा देखते हैं और इसकी डिपेंडेंसीज को देखते हैं, किस किस पे डिपेंड करता है। हमने देखा ओम्स लॉ कहता है कि रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं ओम्स लॉ केवल स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड पे एप्लीकेबल है। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा लार्ज नहीं किया, आपने स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस रखा है, मान लीजिए अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी स्मॉल आएगी एंड स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपका R कांस्टेंट रहता है। R किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, केवल लेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर आपने लेंथ फिक्स कर रखी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने फिक्स कर रखा है और रेजिस्टिविटी फिक्स कर रखी है, इसका मतलब आपका R फिक्स हो रखा है स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में।
जैसे कि आप मिली वोल्ट वाला केस देखते हो, तो आपने मान लीजिए 2 मिली वोल्ट पे देखा कि कितना करंट है, और 2 से अगर 4 मिली वोल्ट कर दोगे आप, वोल्टेज डिफरेंस को डबल कर दोगे, तो करंट भी डबल हो जाएगा, आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ऐसा केवल तब होता है जब आप लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो। अगर आपने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। फिर आप ये कह सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा कि कितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, या इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जितने आप पोटेंशियल डिफरेंस हाई करोगे उतना ज्यादा लार्ज करंट होगा, और जितना लार्ज करंट होगा उतनी ज्यादा इसके अंदर पावर लॉस आएगी, और उतना ज्यादा ये गर्म होगा। गर्म होने की वजह से इसका टेम्परेचर बदलेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर ये अब आपका कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। खासकर इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी कांस्टेंट नहीं रह पाएगी, मटेरियल प्रॉपर्टीज बदलेंगी और उसका रेजिस्टेंस भी बदलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं डिपेंडेंसीज की बात करूं तो कैसे कैसे डिपेंडेंसीज आएंगी। सबसे पहली जो डिपेंडेंसी है वो है हमारी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों? दूसरा डिपेंड करेगा लेंथ। जो हमारी लेंथ है मेटल बार की, या जो भी हमारा वायर ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो आप, कंडक्टर ले रहे हो, उसकी जो लेंथ है दोनों टर्मिनल के बीच में, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल के बीच में क्या लेंथ है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तीसरा जो है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पे भी आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो ये 3 चीजें हैं डिपेंडेंसीज में, एक एक करके जरा समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी थी हमारे पास रो, एंड रो इज 1 अपॉन कंडक्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी की वैल्यू जो थी वो थी n(e²) टाउ अपॉन me। me इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ इज एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो टाउ की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन कोलाइड करना स्टार्ट कर देता है, एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ जाती है, और वही एटॉमिक वाइब्रेशन जो है वो एक तरह से हीट की फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि एटम बहुत फास्ट वाइब्रेट करते हैं, फिर अपनी एनर्जी को फिर हीट की फॉर्म में डिसिपेट करते हैं वो। उससे आपका रेजिस्टेंस गर्म होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, तो ये बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर ये बोल रहे हो कि रेजिस्टिविटी आपकी टाउ पे डिपेंड कर रही है, यहां से अगर मैं रेजिस्टिविटी देखूं तो ये बन जाएगा me/ne² टाउ। तो ये बोलोगे कि रेजिस्टिविटी टाउ पे डिपेंड कर रही है, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो इसी चीज को आप ये भी कह सकते हो कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि टाउ का कम होने का मतलब ही ये है कि टेम्परेचर राइज होना। अगर मटेरियल का टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसका मतलब उसका टाउ कम हो रहा है, जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आप ये इनडायरेक्टली ये कह सकते हो कि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब कैसे डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, उसको जरा समझते हैं। तो सबसे पहली जो डिपेंडेंसी है वो हमारी टेम्परेचर की डिपेंडेंसीज को देखते हैं। इनडायरेक्टली मैं रेजिस्टिविटी का ही बता रहा हूं, बट क्योंकि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बदलती है, तो इसलिए सबसे पहले टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं कि कैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, ठीक है। तो चलिए इस चीज को जरा समझते हैं। टेम्परेचर के साथ देखते हैं रेजिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है। तो चलिए जरा देखते हैं कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे बदलता है, ठीक है। सोचिए मेरे पास कोई मेटल रोड है, और इस मेटल रोड की लेंथ है L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। अब हमने क्या किया, हमने इसका रेजिस्टेंस देखा, इसकी रेजिस्टिविटी है रो, रेजिस्टेंस आएगा रो L/A। अब हम इसके टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, तो जब आप इसके टेम्परेचर को चेंज करोगे तो आपका जो रेजिस्टिविटी है वो बदलेगी। और अगर मैं कोई टिपिकल मेटल का दिखाऊं आपको, तो टेम्परेचर के साथ जो कर्व हमें देखने को मिलता है रेजिस्टेंस का, टेम्परेचर पे जो डिपेंडेंसी है मेटल की, तो यहां पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेता हूं मैं, वो कुछ इस तरह की होती है। और अगर पीछे अगर आप देखोगे तो इस तरह का आपने को रेजिस्टेंस का ग्राफ देखने को मिलता है। इन जनरल डिफरेंट भी हो सकता है, बट काफी मेटल का अगर आप देखोगे तो इस तरह का आपने को देखने को मिलता है। अब यहां पे जो रेजिस्टेंस है, मैं इसको फिलहाल के लिए रेफरेंस रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, R0। R0 क्या है बताओ? R0 इज रेजिस्टेंस ऑफ मेटल बार या मेटल रोड एट T = 0 डिग्री सेंटीग्रेड। रेजिस्टेंस
एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा, क्योंकि मेटल के केस में हमने देखा है कि जो टाइम कांस्टेंट, जो रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, वो आपका रिड्यूस होता है टेम्परेचर के साथ और रेजिस्टेंस आपका बढ़ता है। ठीक है, देखो आप पहले तो ये समझो, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये है कि रिलैक्सेशन टाइम कम होना। ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम अगर कम होगा तो आपका रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा कंडक्टर या मेटल के केस में। ठीक है, तो इस तरह से आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अब अगर मैं ये देखना चाहूं कि T डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अगर T डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मुझे देखना हो तो मान लीजिए यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो RT है। अब मैं RT की वैल्यू को R नोट की टर्म्स में देखना चाहता हूं। R नोट में रेफरेंस रेजिस्टेंस मान रहा हूं, इसको आप रेफरेंस रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, रेफरेंस रेजिस्टेंस, इसको हम रेफरेंस रेजिस्टेंस का नाम दे रहे हैं। अब कैसे रिलेशन बनाए भाई, तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स का सहारा लीजिए और इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर दीजिए। अगर मैं इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करूंगा तो एक तरह से यहां पे एक क्रॉसिंग होगी, इसको मैं -T0 लिख देता हूं भाई। इसका मतलब अगर यही लाइन फॉलो होती, अगर सेम लाइन फॉलो होती तो इस टेम्परेचर पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए था। ठीक है, अगर सेम लाइन फॉलो होती तो, बट एक्चुअल में ये लाइन फॉलो नहीं हो रही है, ध्यान रखना, कर्व ऐसे हो रहा है रेजिस्टेंस का। ठीक है, अगर ये फॉलो होती तो यहां पे 0 होता, रेजिस्टेंस 0 होता। तो अब जरा देखिए, अगर मैं इनका नामकरण कर दूं, इस पॉइंट को मैं A बोल दूं, इसको O बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं C बोल देता हूं और इस पॉइंट को D बोल देता हूं। तो अब यहां पे मेरे पास दो ट्रायंगल है। कौन कौन सी दो ट्रायंगल है? एक है AOD और एक है ABC। ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल ABC आर सिमिलर ट्रायंगल। क्यों सिमिलर ट्रायंगल है भाई? इनको मैं सिमिलर ट्रायंगल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तीनों का एंगल सेम है। जरा देखो, ये तो एंगल कॉमन ही हो गया। अगर इस ट्रायंगल को देखोगे या इस ट्रायंगल को देखोगे तो ये एंगल तो कॉमन ही हो गया। यहां पे ये 90 है और ये भी 90 है, और ये जो एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा। इसका मतलब तीनों एंगल बराबर है। इस ट्रायंगल में देखो या फिर बड़ी वाले ट्रायंगल में देखो, तीनों एंगल बराबर है, तो इसको हम सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे। और अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो आप क्या करोगे, ये हाइट देखो, ये लेंथ यहां से लेके यहां तक की, ये कितनी लेंथ है? RT अपॉन ये वाली जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की वो है R0। तो ये लेंथ अपॉन ये लेंथ डिवाइड, इन दोनों का रेशियो ले लिया, इक्वल टू ये लेंथ अपॉन ये लेंथ। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी है बताओ जरा? T + T0 डिवाइड बाय ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ है T0। लेंथ में बात कर रहा हूं ना, तो नेगेटिव साइन नहीं लेंगे भाई। ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से हमारे पास RT की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है R0 इंटू इस T0, R0 इधर आ गया ना, तो यहां पे 1 + T/T0 ऐसे लिख देते हैं भाई। अब आप बताओ, ये 1/T0 को मैं एक अलग नाम दे रहा हूं और ये बन जाएगा 1 + αT, α0 इंटू T, वेयर α0 इज 1/T0, और इसकी जो यूनिट होगी वो पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसको एक नया नाम देंगे अब हम, इसको हम बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो हमने देखा कि किसी भी टेम्परेचर T पे जो रेजिस्टेंस होगा मेटल का वो होगा रेफरेंस रेजिस्टेंस। रेफरेंस रेजिस्टेंस किसको बोल रहा हूं? जो 0 डिग्री वाला है। 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस है उसको मैं रेफरेंस रेजिस्टेंस बोल रहा हूं। रेफरेंस रेजिस्टेंस इंटू 1 + α0 इंटू T। 0 से कितना आगे आप गए हो, 0 से आप T टेम्परेचर आगे गए हो, तो वो टेम्परेचर यहां पे आपको लिखना है, इंटू α0 कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। बट ये जो एक्सप्रेशन है ये जनरलाइज एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आपने जो रेफरेंस रेजिस्टेंस लिया है वो 0 डिग्री पे ले लिया और उसके रेस्पेक्ट में फिर T टेम्परेचर पे आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो। बट जरूरी तो नहीं है कि भी आपको रेफरेंस रेजिस्टेंस 0 डिग्री पे ही कोई आपको प्रोवाइड करे। ऐसा हो सकता है कि आपको T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दे दिया जाए और T2 पे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो फिर कैसे करोगे?
दूसरी बात आप यहां पे ये समझिए, जो अल्फा नोट है ये क्या है? ये अल्फा नोट को हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोल रहे हैं और ये होगा 1/T नोट। और टी नोट क्या है बताओ? टी नोट ये वाली लेंथ है, ये एक तरह का हाइपोथेटिकल पॉइंट है ये, ठीक है। इसको हमने एक्सट्रापोलेट किया, तो जब हम इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इस कर्व के हिसाब से, इस लाइन के हिसाब से 0 हो जाए, उस टेम्परेचर के से हमने अल्फा नोट को कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो इसको हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट का नाम दे दिया। अब जरा इसको समझिए। तो मैंने आपको बताया कि ये जो इक्वेशन बनी है ना, ये इक्वेशन जनरलाइज इक्वेशन नहीं है। यहां पे 2-3 चीजें जो हैं वो इन जनरल थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं। क्या? एक तो आपका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है, या आप कह सकते हो रेफरेंस जो रेजिस्टेंस है, वो जरूरी तो नहीं 0 डिग्री पे हो। तो अगर मैं जनरल रूल निकालना चाहूं तो मैं बोलूंगा कि चेंज इन रेजिस्टेंस जो होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस, जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। किस किस पे डिपेंड करेगा? नंबर 1 जो होगा वो होगा इनिशियल रेजिस्टेंस। ये ऐसा देखा गया कि जो रेजिस्टेंस में बदलाव आएगा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, वो डिपेंड करेगा इनिशियल रेजिस्टेंस पे, कि इनिशियल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है। नंबर 2 टेम्परेचर चेंज, कितना टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। एंड नंबर 3 जो है वो डिपेंड करेगा इनिशियल टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब ये क्या चीज है? इनिशियल टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इस पे भी डिपेंड करेगा। ये 3 चीजों पर डिपेंड करेगा। जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो 3 चीजों पे डिपेंड करेगा, ऐसा देखा गया, और तीनों के प्रोपोर्शनल होगा। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि RT2 माइनस RT1, RT2 क्या है? T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, और RT1 क्या है? T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस। T1 को हम इनिशियल मान रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो बदलाव आएगा रेजिस्टेंस में, दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस RT1, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, सबके प्रोपोर्शनल है भाई, और इनिशियल टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा T1। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये एक जनरल रिलेशन है। अब अगर इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या बोलूंगा? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो इनिशियल टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ना, इसको थोड़ा समझना भाई। एक्चुअल में जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो इटसेल्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अलग अलग टेम्परेचर पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू भी अलग अलग होती है, वो कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। वो कैसे डिपेंड करता है उसको हम देखेंगे अभी हम। तो अगर आप एक्चुअल रिलेशन देखना चाहते हो तो जो बदलाव आता है रेजिस्टेंस का, वो इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है, और उसको हमने यहां पे लिख दिया, ये तीनों के प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने इसको इस तरह से सिंपल तरीके से लिख दिया है। अब यहां से अगर मैं RT2 देखना चाहूं, जो मेरा फाइनल रेजिस्टेंस है T2 टेम्परेचर पे, इट विल बी इक्वल टू RT1, मेरे पास बाहर आ गया, ये RT1 इधर जाके कॉमन ले लिया मैंने, 1 प्लस अल्फा T1 इंटू T2 माइनस T1। ये बन जाएगा मेरे पास जनरल रिलेशन। ये मेरे पास जनरल रिलेशन आएगी दोस्तों। तो हमने देखा कि अगर आपको कोई इनिशियल रेजिस्टेंस दे दे किसी T1 टेम्परेचर पे, उसको आप रेफरेंस रेजिस्टेंस बोल सकते हो। तो ये मेरा रेफरेंस रेजिस्टेंस हो गया, और ये मेरा रेजिस्टेंस है जिसको हमें कैलकुलेट करना है T2 पे। तो दैट विल बी इक्वल टू रेफरेंस रेजिस्टेंस इनटू 1 प्लस अल्फा T1। जो रेफरेंस रेजिस्टेंस है वो T1 टेम्परेचर पे देखा है हमने, तो T1 टेम्परेचर पे ही टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू देखिए क्या होगी, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। T1 से आप कहां पे जा रहे हो? T2 पे जा रहे हो, तो T2 माइनस T1, तो बदलाव आ रहा है टेम्परेचर का, वो आप देख लीजिए। तो ये है एक्चुअल रिलेशन हमारी, जो कि हमें बताएगी, ये जनरल रिलेशन है। आप बोलोगे सर यहां से ये कैसे बन गई फिर? तो यहां से आप ये डिराइव कर सकते हो। कैसे? अगर मेरा इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री वाला होता तो यहां पे मैं लिखता R नोट इंटू 1 प्लस, यहां पे होता अल्फा नोट, क्योंकि 0 डिग्री पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती? अल्फा नोट होती, इंटू T2 मेरा T होता और T1 मेरा 0 होता। सही है भाई? और इधर क्या बन जाता? इधर बन जाता RT। सही है भाई? तो देखो यहां से ये भी डिराइव हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारे पास एक जनरल रिलेशन है, ये हमारे पास एक जनरल रिलेशन आ गई है। तो आप समझिए कि कैसे हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी को चेक करते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जो अल्फा T1 है ये इटसेल्फ वेरिएबल है, ये इटसेल्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, ये टेम्परेचर के साथ बदलता रहेगा। आप बोलोगे सर कैसे बदलेगा टेम्परेचर के साथ? तो उसको भी जरा समझते हैं कि कैसे हमारा टेम्परेचर के साथ ये बदलेगा। इसकी रिलेशन ढूंढते हैं, टेम्परेचर के साथ क्या होगी उसको भी जरा देखते हैं।
बट हमारे पास एक जनरल रिलेशन आ गई है जो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस को रिलेट कर रही है। ठीक है, अल्फा क्या है, इसको हम बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, अब चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं और थोड़ा सा फर्दर इसको समझते हैं। तो जरा देखिए, यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से हमारे पास, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं इस तरफ, तो यह है RT2 इज इक्वल टू RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा T1 इंटू T2 माइनस T1। सही है जी, ये हमारे पास रिलेशन है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई इनिशियल टेम्परेचर मेरा T1 है और फाइनल टेम्परेचर मेरा 0 है, अगर मैं इनिशियल टेम्परेचर जो है वो क्या ले लूं, इनिशियल टेम्परेचर मेरा T1 है और फाइनल टेम्परेचर क्या है बताओ, मेरा फाइनल टेम्परेचर मेरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस बार मैं उल्टा चल रहा हूं, मैं T1 से 0 की तरफ आ रहा हूं। इनिशियल T1 है और फाइनल मेरा 0 डिग्री है, मतलब T2 की वैल्यू जो है वो 0 कर दो, इनिशियल T1 ही है। तो यहां पे जरा देखो ये क्या बन जाएगा, ये फाइनल टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, मतलब 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी उसको मैं R0 लिख दूं। 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो R0 हो जाएगी, फाइनल टेम्परेचर क्योंकि 0 डिग्री वाला है ना, इज इक्वल टू RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा T1, क्योंकि T1 मेरा इनिशियल है तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी T1 वाला ही होगा, अल्फा T1 इंटू 0 माइनस T1। आप इस तरह से लिख सकते हो भाई। तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन आ गई है, R0 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, RT1 इंटू 1 माइनस अल्फा T1 इंटू T1। इस तरह से आप लिख सकते हो भाई, R0 को आप ऐसे लिख सकते हो, ये रिलेशन आ गई है। अच्छा, यहां पे जरा देखो, अगर मैं इस रिलेशन को देखूं तो T1 टेम्परेचर पे अगर आप इनिशियल 0 ले लेते, सोचिए अगर आप इनिशियल 0 लेते और 0 से T1 पे चलते। अब दूसरा केस, ये केस 1 है। केस 1 में इस रिलेशन से हमने देखा कि अगर मैं इनिशियल T1 पे ले लूं और फाइनल 0 डिग्री पे ले लूं, T1 से मैं 0 पे आऊं तो ये रिलेशन बनेगी, जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा T इक्वल टू 0 पे वो T1 वाले रेजिस्टेंस के साथ इस तरह से रिलेटेड होगा। अब अगर मैं केस 2 लूं, केस 2 में अगर मैं इनिशियल रेजिस्टेंस को 0 डिग्री पे ले रहा हूं या इनिशियल टेम्परेचर को मैं 0 डिग्री बोल रहा हूं एंड फाइनल टेम्परेचर जो है मैं टेम्परेचर को राइज कर रहा हूं T1 तक, तो फिर क्या रिलेशन बनेगी यहां पे, तो बताइए जो फाइनल RT1 जो निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है विच इज R0, 0 डिग्री पे हम रेजिस्टेंस को R0 मान रहे हैं, 1 प्लस ये इनिशियल टेम्परेचर कोएफिशिएंट आएगा अल्फा नोट, T इक्वल टू 0 पे इनिशियल टेम्परेचर अल्फा नोट, T2 माइनस T1, T2 की जगह पे T1 आ जाएगा, T1 माइनस 0। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, RT1 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब सुनिए, मेरे पास दो रिलेशन है, एक ये और एक ये। अब मुझे चाहिए अल्फा T1 की वैल्यू क्या होगी। T1 टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए एक काम करता हूं, मैं यहां से R0 अपॉन RT1 निकाल लेता हूं और यहां से भी R0 अपॉन RT1 निकाल लेता हूं, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो इन दोनों केसेस से मैं ये कह सकता हूं कि यहां से R0 अपॉन RT1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस अल्फा T1 इंटू T। ठीक है, R0 अपॉन RT1 आ गया ना यहां से। अच्छा, वही चीज R0 अपॉन RT1 यहां से निकालोगे तो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा नोट T1। एक बार चेक कर लो भाई, मेरे हिसाब से ये रिलेशन हमारे पास आ गई है। अब यहां से हम अल्फा T1 की वैल्यू अल्फा नोट की टर्म्स में निकाल सकते हैं। जरा देखिए कैसे, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मैं बोलूंगा कि 1 प्लस अल्फा नोट T1 माइनस अल्फा T1 इंटू T1, अल्फा T1 इंटू T1 इंटू 1 प्लस अल्फा नोट T1 इज इक्वल टू 1। आप इस तरह से लिख सकते हो भाई। अब जरा देखो, 1 से 1 मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो मैं कह सकता हूं अल्फा T1 विल बी इक्वल टू अल्फा नोट डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा नोट T1। एक बार जरा चेक कर लीजिए भाई। ठीक है, ये मेरे पास रिलेशन आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि T1 टेम्परेचर पे जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री पे जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा उससे डिफरेंट होगी, उससे थोड़ी कम आएगी। ध्यान से देखिए, और इस तरह से होगी।
तो इसका मतलब है जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो भी इटसेल्फ आपका टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट भी आपका कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको यह देखना होगा कि इनिशियल टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा भाई, ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास रिलेशन निकल के आई है जो जिससे हम ये देख सकते हैं कि टेम्परेचर में जो बदलाव आ रहा है वो कैसे कितना आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब इसमें एक स्टेप और आगे चलते हैं, इसको एक स्टेप और आगे चलते हैं। मेटल के केस में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर मैं मेटल का केस ले लूं तो ये रिलेशन को याद रखिएगा भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो टेम्परेचर जो कोफिशिएंट लिख रहे हो आप, टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो कौन से टेम्परेचर वाला लिखना है वो जरूरी है, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे आपने रेफरेंस लिया है, रेफरेंस रेजिस्टेंस लिया है, उसी टेम्परेचर पे टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। अगर वो उस पे नहीं है तो फिर आपको निकालना होगा, ठीक है। अल्फा T1 इज इक्वल टू अल्फा नोट डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा नोट इंटू T1। और अल्फा नोट क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट एट T इक्वल टू 0 डिग्री। T इक्वल टू 0 डिग्री पे जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो है अल्फा नोट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं आपको, जितने भी हमारी मेटल होती हैं, मेटल के केस में आप जानते हो सब लोग कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि जो रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, वो कम होता है, उसी से टेम्परेचर भी राइज होता है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तो मेटल का केस में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस जो है वो हमारा राइज करेगा। इसका मतलब RT2 जो है वो RT1 से बड़ा होगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब मेरा अल्फा T1 पॉजिटिव हो। भाई मैं देखना चाह रहा हूं कि मैं टेम्परेचर को राइज कर रहा हूं, T1 से T2 पे जा रहा हूं, इसका मतलब T2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है T1 से। तो यहां से T2 माइनस T1 क्या हो गया, मेरा पॉजिटिव आ गया। मतलब ये वाली जो टर्म है ये मेरी पॉजिटिव आ गई। और RT2 मेरा जो है वो बड़ा है। मेटल के केस में हायर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, बढ़ जाता है। तो RT2 मेरा बड़ा आएगा RT1 से। अब ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा T1 मेरा पॉजिटिव हो, क्योंकि RT2 RT1 से तभी बड़ा आएगा जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो, 1 में ऐड हो जाएगी। तो 1 से बड़ा नंबर बन जाएगा ये, और RT1 से मल्टीप्लाई होकर RT2 की वैल्यू RT1 से ज्यादा बड़ी आएगी फिर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, और इसको पॉजिटिव होने के लिए अल्फा T1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा दैट हैज टू बी पॉजिटिव। टेम्परेचर कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव। तो मेटल के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस राइज करेगा। बट ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिनमें अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। मतलब आपने T2 को बढ़ा लिया T1 से, ये डिफरेंस मेरा पॉजिटिव है, बट RT2 लेस आ गया RT1 से। ऐसा भी पॉसिबल केसेस होते हैं। आप बताओ, ये मेरा पॉजिटिव है और ये लेस आ जाए RT1 से। ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब ये वाला जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये लेस देन 1 हो जाए, 1 से छोटा हो। और 1 से छोटा होने के लिए इस पूरी क्वांटिटी को नेगेटिव होना पड़ेगा। अब ये तो उसमें पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब है वो मटेरियल जिनमें टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कम होता है, उन मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब समझिए। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होना। अब आप बोलोगे सर ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं? वो होते हैं सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में हमेशा ये होता है, मेटल सारे कंडक्टर ही होते हैं, ठीक है। कंडक्टर में ये केस होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, सेमीकंडक्टर की बात करूं तो उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होगा दोस्तों वो आपका नेगेटिव होगा। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है ये तो पॉजिटिव डिफरेंस आ गया क्योंकि T2 को मैं T1 से बढ़ा ले रहा हूं, ये मेरा नेगेटिव हो गया। तो ओवरऑल ये जो आएगा लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आएगा। और 1 माइनस नेगेटिव करोगे तो 1 से छोटा नंबर हो जाएगा। तो RT1 जो इनिशियल रेजिस्टेंस था उसको 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा वो इनिशियल से कम आएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस मेरा कम हो जाएगा टेम्परेचर के साथ। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर होता है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, टेम्परेचर के साथ उनका रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है। लेकिन उनमें एक दिक्कत है, अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके देखोगे तो
इसमें जो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस का जो कम हुआ है वो सेम कारण की वजह से नहीं हुआ जो कि मेटल में हो रहा था। मेटल में क्या हो रहा था, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस हाई अप्लाई कर रहे थे, या आप दूसरे सेंस में बोलिए टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज कर रहे थे, तो आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, वो आपका कम हो रहा था। उसकी वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ रही थी और उसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। कैरियर कंसंट्रेशन मेटल के केस में चेंज नहीं होती टेम्परेचर के साथ। जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, मेटल में वो बदलाव नहीं होता उनमें। अगर आप टेम्परेचर को राइज भी कर रहे हो तो उतने ही रहते हैं ऑलमोस्ट, उनमें कंसिडरेबल चेंज नहीं आता। बस जो रिलैक्सेशन टाइम है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जो है, वो आपका रिड्यूस हो जाता है। इस वजह से मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता। सेमीकंडक्टर का जब आप टेम्परेचर राइज करते हो, उसको गर्म करते हो, तो उस केस में आपके जो कैरियर कंसंट्रेशन है वो चेंज होती है। इसमें रिलैक्सेशन टाइम पे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसमें फर्क पड़ता है कैरियर कंसंट्रेशन पे। जो चार्जेस थे, जो फ्री चार्जेस थे, जो मूवेबल चार्जेस थे, वो बदलते हैं। दैट्स वाई इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि जरा देखिए, जो हमने जो सिग्मा की बात की थी, कंडक्टिविटी, दैट वाज NE² टाउ अपॉन ME, यही था ना भाई। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर देखूं, तो अब जरा सोचिए, अगर मैं टेम्परेचर राइज कर रहा हूं तो कैरियर बढ़ रही है, n की वैल्यू बढ़ रही है। n की वैल्यू बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी घटती है। इस बार टाउ पे ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंट सिचुएशन है। एक्चुअल में जो अंदर प्रोसेस हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है, बट एक केस में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, एक केस में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ घट रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब एक काम करते हैं, बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर में भी कुछ इंसुलेटर ऐसे हैं जिनमें टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनमें टेम्परेचर के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंसुलेटर हैं, उनमें करंट फ्लो नहीं करता और करंट कभी फ्लो करेगा भी नहीं उनमें। टेम्परेचर का आप इवन काफी हाई तक ले जाओ तब भी वो उनकी कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कुछ इंसुलेटर ऐसे भी हैं जिनमें टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब वो कौन से इंसुलेटर हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि अगर मैं ग्लास की बात करूं, ग्लास, तो ग्लास या फिर आप टेबल सोल्ट की बात कर रहे हो, NaCl, जो आपके घरों में जो टेबल सोल्ट होता है NaCl, या फिर ग्लास। अब इनमें क्या होता है, इनमें जब ये रूम टेम्परेचर पे होते हैं तो इनके अंदर आयन होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर चार्ज कैरियर नहीं, आयंस हैं, बट वो मोबाइल नहीं है, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, वो कॉम्पैक्ट है, ठीक है। आयंस की प्रेजेंस है इसमें, इनमें भी आयंस की प्रेजेंस है रूम टेम्परेचर पे, बट वो मूव नहीं कर सकते। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, मूवेबल नहीं है, मोबिलिटी उनकी बहुत कम है। अगर मैं इसको गर्म कर दूं और इसको थोड़ा सा मेल्ट करूं, तो जब ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा, जब ये पिघलना स्टार्ट होगा टेम्परेचर की वजह से, इवन काफी हाई टेम्परेचर लाना पड़ेगा आपको, ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इवन काफी हाई टेम्परेचर पे, और अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl तो ऑलमोस्ट 1880 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलना शुरू हो जाता है। ग्लास भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास है, आप एग्जैक्टली देख लेना। तो डिफरेंट टाइप के ग्लासेस होते हैं, वैसे मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो जो सिंपल नॉर्मल ग्लास होते हैं वो वही है, 400 डिग्री 500 600 डिग्री पे पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर मैं ग्लास की बात करूं तो ग्लास में ऐसा नहीं है कि चार्ज कैरियर नहीं है, चार्ज कैरियर है बट वो मोबाइल नहीं है, मूव नहीं कर सकते वो। ऐसे ही NaCl में होता है। तो अगर मैं इनको गर्म कर दूं, इन दोनों का टेम्परेचर राइज करूं, गर्म करूंगा, तो होगा ये कि जब ये मेल्ट होंगे, पिघलेंगे, तो उस केस में इनके चार्ज कैरियर मोबाइल हो जाएंगे और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। ऐसे ही NaCl में होगा। इवन NaCl को तो आप पानी के अंदर मिला देते हो, तब भी आप देखोगे कि पानी के अंदर मिलाते ही इसमें क्या हो जाएंगे, आपके Na+ एंड Cl- आयंस बन जाएंगे, और उसके बाद जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। उल्टा जब इसको गर्म करोगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा जिसपे पिघलना शुरू हो जाएगा, और उस टेम्परेचर पे आप देखिएगा कि कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी। ऐसे ही ग्लास में होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे जो कारण है वो कारण डिफरेंट है मेटल से और सेमीकंडक्टर से। तीनों में ही डिफरेंट केस था। मेटल के अंदर क्या हो रहा था, टेम्परेचर राइज करने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा था,
कोलिजन टाइम जो है वो जल्दी जल्दी आपका कोलाइड कर रहे थे, तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन कम हो रहा था, उसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर राइज होने से चार्ज कैरियर बढ़ गए हमारे अच्छे खासे, उसकी वजह से कंडक्टिविटी हमारी राइज कर गई और रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ। ग्लास और NaCl के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी पहले से ही आयंस प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि गर्म करने से आपने कुछ ज्यादा आयंस बना दिए, बस वो आयन इमोबाइल है, वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने क्या किया, गर्म करने से इनको जब पिघलाया आपने, तो उससे वो मोबाइल हो गए चार्ज कैरियर। मोबाइल होने से कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो तीनों में डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन तीनों का आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि कंडक्टिविटी कैसे बदल रही है। नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो इसके ऊपर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे और उनको पहले एक बार जरा देखते हैं और फिर इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।